Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. This is video number 7 of Geometrical Optics series. तो बच्चों आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन और साथ साथ हम रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट को भी समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में प्लेन मिरर के सभी कंसेप्ट आपको कराए गए, स्फेरिकल मिरर्स का ग्राफिकल एनालिसिस आपको मैंने सिखाया और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आप 10th क्लास में पढ़ते आए हो। आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडिनल। और ट्रांसफर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या था कि ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो ऑब्जेक्ट क्या है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस लाई कर रहा है। और जो ये है हमारे पास दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे लेटा हुआ है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर ऐसे ले रखा है बच्चों, देखो कि मान लो कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से लेटा हुआ है, अब यहाँ पर इमेज का साइज और शेप कैसे भी हो सकते हैं, तो हमने अभी साइज और शेप को ना कंसिडर करके ऐसा मान लिया कि भाई इमेज यहाँ पर बन रही है, थोड़ा पहले बन रही है। क्लियर है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज। तो देखो इतना तो आप श्योर हो कि अगर मान लो बी मतलब ऑब्जेक्ट ए का जो बी हिस्सा है वो अगर यहाँ पर होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक को मैं बोल सकता हूँ अगेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बट अलग अलग एंड्स का अलग अलग डिस्टेंस लूंगा मैं यहाँ पर क्योंकि लीनियर डिस्टेंस है। अब सी अगर ए और बी कुछ इस तरह से है यहाँ पर, तो इसकी जो इमेज होगी, इमेज का ये वाला हिस्सा होगा यहाँ पर बी डैश और ये वाला हिस्सा होगा ए डैश। हाँ, अलग इसकी शेप थोड़ी अलग तरह की होगी, शेप पे मैं आऊँगा बाद में। अभी फिलहाल कंसेप्ट को जो हम समझते हैं, तो इसको मैं बोल दूंगा वी ए और इस डिस्टेंस को बोल दूंगा मैं क्या, वी ए डैश, और इसको बोल दूंगा मैं वी बी डैश, इस तरह से। क्लियर है। अब अगर मुझे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालनी है तो मैं ऐसे लिख देता हूं एम एल, इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या होगा, माइनस वी बी डैश माइनस वी ए डैश अपॉन में यू बी माइनस यू ए। अगर ये एक परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट होता तो मैं सिंपल क्या करता हूं, माइनस वी बाई यू, लेकिन अगर मुझे लीनियर मैग्निफिकेशन निकालनी है तो मैं ये टेक्निक लगाऊंगा यहाँ पर। और एक चीज़ और लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ लार्ज या लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स के लिए है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि भाई फोकल लेंथ है इसकी 20 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये टोटल ए बी जो लेंथ है, मान लो ए बी लेंथ है आपकी 10 सेंटीमीटर। अब बताओ, और जो इसका ये वाला एंड है बी एंड, ये है मान लो 40 सेंटीमीटर दूर प्रिंसिपल एक्सिस से। अगर आपसे पूछूं कि वी निकालो, ठीक है, आपसे मैं पूछूं कि लीनियर मैग्निफिकेशन निकाल लो, तो यहाँ पर देखो ये कंपेरेबल है, मतलब ये डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी इतना ज़्यादा फोकल लेंथ में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, इवन तक कि साइज में। साइज थोड़ा सा बड़ा है ये वाला, लेकिन अगर यहाँ पर 10 मिलीमीटर होता, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर होता, या फिर मैं बोलता 20 मीटर के साथ 10 सेंटीमीटर है, तो वो क्या एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा। उस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, ये करेंगे अप्लाई तो आंसर बिल्कुल ठीक आएगा आपका, लेकिन कई बार कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जैसे कि आपको ऐसा मिल जाए 10.05, ठीक है, और एक मिल जाए आपके पास 19.75। अगर आपको मल्टीप्लाई करना आ जाए, बीच में सिचुएशन आ जाए, या डिवाइड करना आ जाए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी। तो इसका एक शॉर्टकट भी हम करेंगे। फिलहाल ये आपके सामने फॉर्मूला है लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो इसको एक बार आप नोट डाउन करो, फिर मैं आ रहा हूँ दूसरे फॉर्मूला पे। तो बच्चों देखो, मैंने ना यहाँ पर सेकेंड केस आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिखा है। अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर होती, और अब देखो ए बी पहले था 10 सेंटीमीटर, लेकिन अब मैंने बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया 2 मिलीमीटर साइज का। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर ना प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम बेसिकली आपको क्या आती। अब अगर मैं ये सिनेरियो लेता यहाँ पर, देखो ध्यान से कि ये 2 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एंड ए और ये एंड बी, और यहाँ पर कहीं फोकस है, मान लो ये, ठीक है, ये फोकस हमने ले लिया एफ, एंड ए अगर 40 सेंटीमीटर दूर हो, मतलब यू ए की वैल्यू अगर 40 सेंटीमीटर लूँ मैं ना, ऐसा बोल दूं चलो कि सेंटर से, जो सेंटर से डिस्टेंस है इसके वो 40 सेंटीमीटर है। जनरली सेंटर से डिस्टेंस भी दे सकते हैं आपको, तो मैं बोलता हूं कि इस ए बी के सेंटर से जो डिस्टेंस है
दिस इज 40 सेंटीमीटर। अब आप क्या करते, देखो अगर यूए निकालते तो आप क्या लिखते हैं 39.9 सेंटीमीटर। अगर आप यूबी निकालते तो आप क्या लिखते हैं 40.1 सेंटीमीटर। तो आपको ऐसे क्या मिलता, यूए और यूबी मिलता। सिमिलरली फिर आप क्या निकालते, यहां से यूए के लिए वीए निकालते मिरर फॉर्मूला यूज करके, यूबी के लिए वीबी निकालते मिरर फॉर्मूला यूज करके। बहुत अजीबोगरीब कैलकुलेशन आती, क्लियर। और उसके बाद फिर आप इस फॉर्मूले में यहां पर पुट करते, बहुत लंबी कैलकुलेशन होती। बट इसको करने का एक तरीका है। देखो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं, जो वीबी डैश माइनस वीए डैश इस केस में आएगा, क्या वो बहुत छोटा आएगा? तो क्या उसको मैं स्मॉल चेंज लिख दूं कि वो क्या डीवी होगा, है ना। डीवी को ही तो मैं बोल रहा हूं यहां पर, लेंथ ऑफ द इमेज। अरे डीवी को ही तो मैं बोल रहा हूं, लेंथ ऑफ द इमेज यहां पर। और अपॉन में आप क्या करते हो यहां पर, यूबी माइनस यू, ये भी बहुत छोटा सा है ना। देखो ये भी बहुत माइन्यूट सा है एज कंपेरिजन टू फोकल लेंथ, सॉरी। तो इसको मैं डी यू लिख सकता हूं, तो इसको मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अल्टीमेटली अपने को अगर ये चीज मिल जाए डीवी और डी यू, तो अपने लिए क्या क्वेश्चन बहुत आसान हो सकता है, कैलकुलेशन से बच सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस मिरर फॉर्मूला को ध्यान से देखो, 1/v + 1/u = 1/f। जनरल फॉर्मूला ले रहा हूं अभी मैं सिर्फ, ये साइन कन्वेंशन बाद में यूज करेंगे जब केस हमको गिवन होगा। अगर मैं f की बात करूं, f तो कांस्टेंट ही है, फोकल लेंथ तो हर एक मिरर की कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होगी चाहे मैं ऑब्जेक्ट को जहां मर्जी रखूं। बट हाँ, ऑब्जेक्ट को पोजीशन चेंज करने से इमेज की पोजीशन पे फर्क पड़ता है। तो इसलिए मैं इस पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट अगर करूं, तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। 1/v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/v², 1/x का। याद करो, अगर आप 1/x का विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा। यहां पर मैं 1/v का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू u, तो मिलेगा -1/u², फिर -1/v² और फिर -dv/du, माइनस u का विद रिस्पेक्ट टू u करूंगा तो -1/u²। हमारा मेन मोटिव क्या है, dv/du निकालना। तो देखो ये रहा dv/du, वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस को इधर रखो, अगर मैं v उधर चला जाएगा तो v²/u²। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा, -v²/u²। दिस इज द फॉर्मूला। अब एक चीज और समझो जरा, यहां पर अगर इस dv/du को लेंथ ऑफ द इमेज और लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख दूं, गलत तो नहीं होगा। इससे मुझे पता लगा कि अगर मुझे लेंथ ऑफ द इमेज और लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखना हो तो मैं ये भी लिख सकता हूं -v²/u², सीधा सीधा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को मैं अगर आपको देखो सोल्व करके दिखाता हूं, मैं इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों करूं, अगर मुझे पता है कि यहां पर अगर एक कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ कितनी लूंगा, -20, यू को क्या लूंगा, -40। अरे यार क्या ये वो केस नहीं बन रहा है, ध्यान से देखो जरा, अगर सेंटीमीटर में ना ये 2 सेंटीमीटर ले तो क्या ये वो केस नहीं बन रहा कि ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तो इमेज भी वहीं पर बनेगी, इमेज की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -40। नहीं है किनारा तो फॉर्मूला लगा लो भाई, फॉर्मूला भी अपने पास, UF/u-f। यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ऊपर माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो इसलिए मैं साइन नहीं लगा रहा यहाँ पर। 40 × 20 अपॉन में यू की वैल्यू कितनी है, -40 -20 यानी कि +20। तो सोल्व करके कितना आ जाएगा बच्चों, ये 800 अपॉन में -20, सोल्व करा तो 40 आ गया माइनस का। तो v की वैल्यू निकाल दी आपने। तो अब देखो यहाँ पर AB यानी कि लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट पड़ा 2 मिलीमीटर। तो देखो लेंथ ऑफ द इमेज आपने निकालना है ना, dv देखो ऊपर है, लेंथ ऑफ द इमेज आपने निकालना है। तो आप क्या करो, Li = लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट -v² अपॉन में u²। तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 2 मिलीमीटर। तो मैं लिख दूं यहां पर 2 × 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट कर देते, माइनस v का स्क्वायर, v कितना है आपके पास, v आपने निकाला है अभी 40 × 10⁻40, अच्छा 40 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। क्लियर है बात ये वाली, माइनस साइन बाहर चली रहा है अभी। और इसके साथ अपॉन में u का स्क्वायर, u कितना है आपके पास, u है आपके पास -40। तो -40 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। एक बात जो हमको समझ आ रही है वो देखो क्या आ रही है कि ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। इससे पता लगा कि जो लेंथ ऑफ द इमेज है वही लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल आ गई यहाँ से, इस केस में पर्टिकुलर। तो लेंथ ऑफ द इमेज कितनी होगी, यही होगी 2 मिलीमीटर, अगर ये सिनेरियो है तो। क्लियर। अगर मैं इस डाटा को चेंज कर दूं, अगर मैं इस डाटा को यहाँ पर बना दूं, ये मान लो कि ऑब्जेक्ट इज एट 50 सेंटीमीटर, तो कहानी कुछ और होगी, राइट। लेकिन तरीका यही होगा,
तरीका यही होगा, तो इसलिए शॉर्टकट को लिख लो, ये बहुत काम आएगा आपके जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कभी भी देखो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। देखो इस डाटा में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो आपने अप्रोच यूज करनी है ये वाली, यहां पर तो आपको यही अप्लाई करना है। लेकिन अगर ये मिलीमीटर में आ जाए या ये सेंटीमीटर में आ जाए और फोकल लेंथ आपकी मीटर में आ जाए, तो भी आपको क्या ये यूज करना है, dv/du, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करोगे तो फंस जाओगे, टाइम बहुत ज्यादा खराब करोगे और बार बार गलत करोगे। तो इसलिए इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे हम आगे, अभी फिलहाल इसको नोट डाउन करो, फिर मैं कुछ एक दो क्वेश्चन अच्छे से और करवाता हूं आपको। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपको आना चाहिए। एक इन्फिनिट लॉन्ग रोड है जो अलोंग एक्सिस पड़ी है कनकेव मिरर के, तो इन्फिनिट लॉन्ग रोड हमने दिखा दी यहाँ पर, और जो इसका नियर एंड है वो फोकस के पास है, बट जो उसका डिस्टेंस है इट इज ग्रेटर देन एफ। तो अगर फोकस इतना है तो उसका जो नियर एंड है उसका डिस्टेंस यू हो गया, यू ग्रेटर देन एफ है। आपको ये बताना है कि इस केस में इमेज की लेंथ क्या होगी, जो इमेज बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी, छोटी होगी बड़ी होगी, वो कैसे निकालेंगे देखते हैं अभी। तो इसको आप चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो। पहले हमारा मेन मोटिव देखो क्या है, हमारा मेन मोटिव है लेंथ ऑफ इमेज। यहां पर मुझे मैग्निफिकेशन नहीं निकालनी है, मुझे लेंथ निकालनी है, ठीक है, लेंथ, एक्चुअल में लेंथ निकालनी है। तो लेंथ ऑफ द इमेज को क्या मैं ये बोल सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर मैं इस एंड को ए बोल दूं, इस एंड को बी बोल दूं, ठीक है, तो इमेज बनेगी। तो बोल दूं मैग्नीट्यूड ऑफ एंड वी ए डैश माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी डैश, कुछ ऐसा बोल दूं, है ना। ये तो मुझे अभी एक तरह से यू ए और यू इन्फिनिटी पता है, पर उसका मैं यूज ही नहीं करूंगा कहीं पर, देखते रहो कैसे। मैं इसके इस एंड का यूज करता हूं, यहां पर जो ये वाला एंड है, ठीक है, मैं इस एंड का यूज कर रहा हूं अभी। तो कैसे कर सकते हैं, देखो मुझे इतना पता है कि u की वैल्यू को मुझे नेगेटिव लेना है, f की वैल्यू को मुझे नेगेटिव लेना है, f की वैल्यू क्या हो जाएगी -f, है ना। और अगर मैं v निकालूं तो v का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बिना साइन कन्वेंशन के uf अपॉन में u -f। अगर मैं साइन कन्वेंशन यहां पर डाल देता हूं तो रियल इमेज के लिए जनरली ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, नेगेटिव ऑफ uf अपॉन में u -f, है ना। इतना तो श्योर है कि रियल इमेज बनेगी। ऐसा क्यों श्योर हूं मैं, क्योंकि देखो इसका ये वाला एंड फोकस के पीछे है, फोकस के आगे होता तो वर्चुअल हो जाती। क्लियर? तो अब ये देखो जरा, इस सिनेरियो को मैं लिख रहा हूं यहां पर, चलो आपके पास UFV आ गया। अब देखो ये आपको क्या पता लगा, ये आपको VA डैश पता लगा, है ना, मतलब आपको पता लग गया कि इमेज की वैल्यू कहां पर है। ये VA डैश लिख देता हूं इसको मैं, इमेज का डिस्टेंस कितना होगा तो ये होगा। तो लेंथ ऑफ द इमेज निकालने के लिए आप एक काम करो, सबसे पहले तो ये वैल्यू प्लेस करो, इसको एक बार ना नोट डाउन कर लो जैसा कि मैं कर रहा हूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार इसको नोट डाउन कर लो साथ साथ, ठीक है। अब देखो अगर मैं VB की बात करूं, अगर इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होता है तो उसकी इमेज कहां पर बनती है, फोकस में बनती है। तो अगर VA डैश ये है तो VB डैश क्या होगा, क्या VB डैश -f होगा, क्या VB डैश -f होगा। अगर मान लो ये वाला पार्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पड़ा तो इसकी इमेज कहां बन रही होगी, फोकस पे। तो इतना भी आपने निकाल दिया। अब वैल्यू प्लेस करें यहां पर, देखो अगर मैं वैल्यू, ये लेंथ ऑफ द इमेज निकाल रहा हूं, वैल्यू प्लेस करूं तो VA डैश की वैल्यू कितनी है, ये -UF अपॉन में u -f। तकलीफ नहीं लेते इसको, हम क्या करते हैं ऐसा कर देते हैं ताकि इजी रहे हमारे लिए, f -u कर देता हूं, है ना, माइनस साइन एलिमिनेट कर दिया यहां से, फिर माइनस ऑफ f यानी कि प्लस f हो जाएगा यहां पर, है ना, माइनस ऑफ f। देखो माइनस तो ये रहा, लेकिन इमेज कहां पर बन रही है, माइनस पे, मैग्नीट्यूड था ना, लेकिन अब साइन कन्वेंशन ले लो। अब तो लेंथ ऑफ द इमेज, लेंथ ऑफ द इमेज के लिए हम क्या करें, देखो लेंथ ऑफ द इमेज के लिए, अच्छा हाँ यहां पर साइन कन्वेंशन चाहो तो वैसे स्किप भी कर सकते हो, बट कोई बात नहीं। देखो UF अपॉन में एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, f -u, और अगर मैं यहां सोल्व करूं तो बीच में आएगा प्लस का साइन। यहां पर ना वैसे देखो, अगर मैं मैग्नीट्यूड, मुझे लेंथ निकालनी है तो इसलिए आप साइन कन्वेंशन को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी यहां पर ऐसे साइन कन्वेंशन ले चुके हो, है ना, साइन कन्वेंशन यहां ले चुके हो, लेकिन आपको यहां पर ना मैग्नीट्यूड यूज करना है क्योंकि आप लेंथ ले रहे हो। तो इसलिए काम करो, इसको करने के लिए तो बच्चों यहां पर ना देखो, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने साइन कन्वेंशन लेना है यहां पर या नहीं लेना। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपसे पूछा जाए लेंथ ऑफ द इमेज तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड देखूं तो मैं इससे काम चला सकता हूं, साइन कन्वेंशन ना यूज करूं, ठीक है। मैग्नीट्यूड देखूं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैं ये लिख सकता हूं
कि f पर इमेज बनेगी। मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया f का भी, क्लियर है, मतलब v डैश का भी। अगर आपसे पूछा जाए लेंथ एंड नेचर बताओ तो आपको साइन कन्वेंशन लेना है। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मुझसे पूछा जाए सिर्फ लेंथ, तो देखो लेंथ के लिए क्या होगा, va डैश uf अपॉन में u माइनस एफ, ठीक है। सिर्फ लेंथ का केस बता रहा हूं अभी, माइनस फोकस क्या आपका, मतलब वीबी डैश की वैल्यू क्या, फोकस, तो एफ फोकस पर बने तो प्रिंसिपल फोकस पे फोकल लेंथ होगी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा u माइनस एफ, यू एफ एज इट इज माइनस यू एफ प्लस एफ स्क्वायर। तो इससे आपको पता लग गई कि जो लेंथ ऑफ द इमेज है वो आएगी आपके पास सोल्व करके एफ स्क्वायर अपॉन में u माइनस एफ। ध्यान से देखना जरा, u माइनस एफ, क्लियर है। अच्छा, अगर मुझसे पूछते कि नेचर और लेंथ बताओ तो देखो तब मैं क्या करता। अगर नेचर और लेंथ मुझसे पूछ ली जाती, va डैश माइनस vb डैश, तो ये माइनस का uf अपॉन में माइनस ये u माइनस एफ तो आ ही रहा था आपके पास, है ना, ओवरऑल ये, तो माइनस का f, है ना। अगर मैं नेचर बता रहा हूँ यहाँ पर तो ये हो जाएगा माइनस, ऐसा कर लो इसको, uf अपॉन में f माइनस u प्लस f। अगर एलसीएम लो तो आएगा f माइनस u, तो ये हो जाएगा uf माइनस uf प्लस एफ स्क्वायर माइनस uf। इससे क्या है सोल्व करके एफ स्क्वायर अपॉन में f माइनस u। दोनों में फर्क क्या है, देखो दोनों में फर्क ये है कि ऐसे जो आपकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। मतलब कि आपको सिर्फ लेंथ पता लग गई कि लेंथ इतनी है, जो भी सोल्व करके आएगा। यहां से आपको पता लग रही है कि लेंथ नेगेटिव आ रही है। लेंथ नेगेटिव कैसे आ रही है, क्योंकि फोकस जो फोकल लेंथ है वो छोटी, और जो u है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप ले रहे हो इस केस में ये वाला, ये क्या है, ये u है। यहाँ पर लिख दूँ ना, यहाँ पर ua लिख देना चाहिए मुझे, अगर इस एंड ए को बात कर रहा हूँ तो ua लिख दूँ यहाँ पर हर जगह, ठीक है। तो आपको पता है कि ua इज ग्रेटर देन f, तो इस केस में नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो इमेज बन रही है कहीं ना कहीं वो इन्वर्टेड बन रही है। इफ यू कैन से कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो डेट मीन्स जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन रही है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा तो इसकी इमेज कहीं नीचे बन रही है, ये इसका मतलब होगा, ठीक है। तो लेंथ दोनों के केस में सेम है, लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन साइन अपोजिट आ जाएगा। दैट मीन्स कि यहां पर आपको नेचर भी पता लग रहा है, तो जैसे करना चाहो वैसे कर दो। ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा एफ स्क्वायर अपॉन में u माइनस एफ। तो इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत ही काम की चीज है, इसको कहीं आप शॉर्टकट ऐसा यूज कर सकते हो। तो बच्चों एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपके सामने, बट टेक्निकल क्वेश्चन है, देखते वैसे हो जाना चाहिए बट शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। A rod of length 10 cm lies along principal axis of concave mirror having focal length 10 cm and in such a way that closer side from the pole is 10 cm away from it। अब आपको बताना है इस केस में लेंथ ऑफ द इमेज क्या होगी। तो मैं ना एक बार सिनेरियो ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। ये हमने कॉनकेव मिरर बनाया है एक, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी मैंने इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये फोकस बना दिया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया, या इसको रहने देते हैं अभी, ये पोल बना दिया। ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और एक 10 सेंटीमीटर की जो रोड है वो कुछ ऐसे पड़ी है कि जो उसका क्लोजर एंड है वो 10 सेंटीमीटर दूर है फोकस से, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा, मैं स्टेटमेंट को एक बार रिकॉल कर लेता हूं कि क्या कुछ गड़बड़ ना हो इसमें, है ना। हमको बोला है रोड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर सच दैट द एंड क्लोजर, ओके यहां छोटी सी हमने मिस्टेक कर दी, छोटी सी ये मिस्टेक कर दी कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो रोड पड़ी है उसका जो क्लोजर एंड है वो पोल से 10 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि इसका एक एंड तो कहां पर हो गया, फोकस पर हो गया। क्लियर है। और रोड खुद भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है, रोड खुद भी 10 सेंटीमीटर की, उसका जो क्लोजेस्ट साइड, जो क्लोजेस्ट ये वाला सरफेस है, ये क्या पोल से 10 सेंटीमीटर दूर है। आपको बताना है कि इसकी इमेज की लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो इसमें मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपको बताना है कि इसकी इमेज की लेंथ कितनी होगी। सो स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन इज देयर। In this question you can see a concave mirror and a plane mirror is there. Plane mirror का जो एंगल है that is 45 डिग्री with the x axis, और इस
एक्स एक्सिस से 20 सेंटीमीटर दूर एक कॉनकेव मिरर है, इस तरह से इन्वर्टेड शेप में, क्लियर है। और यहाँ से इस ओरिजिन का जो डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर। तो आपको ये सिनेरियो दे रखा है और ये बोल रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन पर प्रेजेंट है और एक वक्त में एक मिरर यूज हो रहा है कोई, मतलब या तो रिफ्लेक्शन इस पर हो रहा है या रिफ्लेक्शन इस पर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ और यहाँ पर टकराई, नहीं, एक वक्त में एक रिफ्लेक्शन हो रहा है। और आपको ये भी गिवन है कि जो फोकल लेंथ है एक कॉनकेव मिरर की वो है 10 सेंटीमीटर, राइट। आपको इस गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मुझे बताना है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जो इमेज फॉर्म करेगा एक प्लेन मिरर, ठीक है। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर मैं सिनेरियो ड्रॉ करूँ, जरा ध्यान से देखो, अगर इसी में ड्रॉ करके देखूँ, फिगर को ध्यान से देखते रहना। इसको अगर मैं, चलो अलग से बनाता हूँ मैं। देखो सिनेरियो ये कि भाई ये है एक्स एक्सिस, ये यहाँ पर मिरर 45 डिग्री, मिरर को थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर, इस तरह से एक्सटेंडेड। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जब प्लेन मिरर कंसेप्ट करा था बहुत अच्छे से बताया भी था। आई कैन एक्सटेंड मिरर लाइक दिस। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक रे गिरा परपेंडिकुलर इस तरह से इसके ऊपर, दिस इज 90 डिग्री एंगल। तो डेफिनेटली अगर ये डिस्टेंस जो भी होगा उससे एग्जैक्ट यहाँ पर इतना डिस्टेंस दूर इमेज बनेगी इस जगह पर कहीं, ठीक है। अब देखो आगे की कहानी, एक रे को पास करो, देखो ऑब्जेक्ट ये रहा, एक रे को पास करो आप ऐसे, मिरर के ऊपर टकराएगी तो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये जो यहाँ पर है ये नॉर्मल होगा, दिस इज 90 डिग्री एंगल बेसिकली है, ये नॉर्मल होगा यहाँ पर। अब जो ये रे टकरा के ऊपर गई इसको बैक एक्सटेंड करो नीचे, राइट। तो ये देखो ये चीज़ मिल गई। अब आपको ये पता है कि ये 10 सेंटीमीटर है ना, ये पता है आपको 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं, और ये भी बोल सकता हूँ कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 डिग्री है, अगर मैं इस एंगल को फाइंड आउट करूँ तो बात बन जाएगी। तो देखो ये एंगल क्या हो सकता है, देखिए दिस इज 90 डिग्री, ये 45 है तो ये अंदर वाला 45, तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, ये 45 डिग्री है तो ये वाला वर्टिकल अपोजिट होगा 45, और ये अंदर क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो नॉर्मली गिरी, यहाँ से बाउंस बैक हो गई थी ना ऐसे, तो ये 45। तो ये अब ट्रायंगल देखो कौन सा ले रहा हूँ मैं, ओ एक्स वाई में ये 90 डिग्री, ये 45, और इसमें मुझे बेस की वैल्यू पता है और मुझे परपेंडिकुलर निकालना है और एंगल बन रहा है 45, तो परपेंडिकुलर भी क्या होगा 10 होगा बच्चों। तो यानी कि 10 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल और 10 सेंटीमीटर नीचे वर्टिकल। तो अल्टीमेटली जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर नीचे जाकर कहीं बनेगी। मतलब इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो जो पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे एक्स एक्सिस के लिए 10, तो इस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव, और वाई एक्सिस के लिए 10, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 10 - 10 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसको सिंपल ट्रायंगल मेथड से भी नहीं किया, ट्रायंगल्स ढूंढने बस आपने। तो 10, -10 सेंटीमीटर विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। आई होप ये आपको समझ आया होगा बच्चों। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अगला इसका पार्ट देखते हैं। इसका अगला पार्ट देखो जरा, अब इसको मैं रब कर रहा हूँ। इतनी बातें आपको समझ आ जानी चाहिए क्योंकि प्लेन मिरर पे हमने बहुत कंसेप्ट किए थे, राइट। इसके बाद है कि कॉनकेव मिरर के लिए जो इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो देखो कॉनकेव मिरर को पहले तो देखो बनाकर दिखाता हूँ मैं आपको। सपोज ये मिरर M2 है, ये यहाँ पर ऐसे हमने लाइन पास कर दी ये वाली, ओके। और ये यहाँ पर मान लो ओरिजिन है ना, तो मान लो यहाँ पर कहीं इसके पोल से 20 सेंटीमीटर दूर प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, और फोकल लेंथ इसकी कितनी है, फोकल लेंथ इसकी कितनी है 10 सेंटीमीटर, राइट। अगर यहाँ तक मैं बात करूँ 10 सेंटीमीटर, तो कहीं ना कहीं देखो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है ये वाला। फोकल लेंथ 10 है और इस मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट पड़ा, तो डेफिनेटली इसकी इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी यहाँ पर ऐसे। अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट मान लूँ मैं, तो इसकी A' B' इमेज बन जाएगी। तो इसका देखो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नीफिकेशन -1 आएगी, या खुद से भी आप कर सकते हो, क्लियर। तो इससे मुझे पता लगा कि जो इमेज बनेगी बच्चों वो कहाँ पर बनेगी। देखो 20 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 20 सेंटीमीटर दूर बनेगी।
राइट, और एक्स एक्सिस पर बनेगी तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ 20,0। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। अगर आपको ये बताना है कि नेचर कैसा होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। क्लियर है? तो और मैग्निफिकेशन बतानी तो मैग्निफिकेशन क्या होगी इसकी -1, मैं बोल सकता हूँ सेम साइज की इमेज बन जाएगी। उसके बाद है अगर कॉनकेव मिरर को हम रिप्लेस कर दे कॉन्वेक्स मिरर से और फोकल लेंथ सेम हो तो क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अब देखो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर कॉन्वेक्स मिरर लूंगा तो मैं फोकल लेंथ को लूंगा +10 सेंटीमीटर। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर कर दूं बेटा इस तरह से, ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी +10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस वही रहेगा, यानी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वही रहेगा -20 सेंटीमीटर। अब आपने v निकालना है तो v देखो कैसे निकलता है, आपको मैंने पहले ही बताया, दोबारा देख लो एक बार। v का फॉर्मूला होता है uf अपॉन में u - f। तो u कितना है आपके पास -20, f कितना है आपके पास इंटू में 10 अपॉन में u - f। u कितना है आपके पास -20 - 10, तो इट विल बी 200/30, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि जो v की वैल्यू आई बच्चों वो आई 20/3। अब ये देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। तो देखो यानी कि इमेज वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल इमेज का मतलब ये हुआ कि इमेज बनेगी यहाँ से ऊपर, ये इतने ऊपर 20/3 सेंटीमीटर ऊपर, यानी कि कहीं यहाँ पर बन रही होगी। क्लियर? तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, देखो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इतना 20 और 20/3 और ऊपर, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 + 20/3, 60 + 20/3, तो इस तरह से आ जाएगा 80/3। क्लियर? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो मेरे ख्याल से 10 ही रहेगा। देखो अगर आप इसको चेक कर पा रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज नहीं आया ना, ये चेंज आएगा, देखिए एक बार। चलो एक्स कोऑर्डिनेट देखो, पहले जो इमेज जो पहले ऑब्जेक्ट था आपका, अच्छा इमेज यहाँ पर बन रही है ना आपकी, ठीक है, तो अपने को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकाल कर दिखाता हूँ आपको। तो बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा यहाँ पर, मैग्निफिकेशन। क्योंकि देखो अभी ये मान के चलो कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर, राइट, कॉन्वेक्स मिरर के सामने पड़ा था, आपने ये तो निकाल देगी कितना दूर बनेगी पीछे की तरफ, लेकिन आपको ये भी तो बताना होगा ना कि उसकी हाइट क्या होगी। क्लियर? तो अब ये देखो हाइट कैसे निकाल सकते हो इमेज की, क्योंकि जो इमेज की हाइट होगी अलोंग एक्स एक्सिस लाई कर रही होगी इस तरह से, अगर आप ध्यान से इसको समझ पाओ। 80/3 तो पता लग गया हमको कि भाई यहाँ एक्स एक्सिस से 80/3 ऊपर आपको कोई इमेज लोकेट हो रही है, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है वो देखना पड़ेगा। अब देखो मैग्निफिकेशन होता है -v/u, सोल्व करूंगा तो +1/3 मैग्निफिकेशन आ जाएगी। डेफिनेटली वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है। तो देखो पहले जो ऑब्जेक्ट था, सॉरी ऑब्जेक्ट का साइज क्या था 10/3, तो मैंने क्या ऑब्जेक्ट का साइज तो पहले क्या था 10, तो मैंने क्या किया 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैग्निफिकेशन 1/3 है, जिससे मुझे इमेज की हाइट पता लग गई। यू कैन से इमेज कितनी आ गई 10/3 सेंटीमीटर आ गई। अब अगर टोटल में से मैं 10/3 को माइनस कर दूं, ये टोटल में से 10/3 को माइनस कर दूं, तो मुझे क्या पॉइंट मिल रहा है बच्चों, मुझे मिल रहा है 20/3, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे इमेज के 20/3 और 80/3, राइट, ठीक है। तो यानी कि इस इतने बड़े ऑब्जेक्ट की इतनी इमेज बन रही है इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए यहाँ पर। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसको एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बेसिक बातों पे ही क्वेश्चन बेस्ड है। तो जो इसका आखिरी पार्ट है बच्चों वो भी देख लेते हैं। अगर हम इस कॉन्केव मिरर की जगह पर एक और प्लेन मिरर रख देते तो इमेज कहाँ पर बनती। तो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल बन गया ये वाला। देखो अगर यहाँ पर एक प्लेन मिरर होता बच्चों, ठीक है, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से जो डिस्टेंस काउंट होता है वो 20 सेंटीमीटर होता। क्लियर है? अगर मैं इस मिरर को एक्सटेंड कर देता तो डेफिनेटली जो इमेज बनती वो, देखो यहाँ पर अगर मैं प्लेन मिरर रख दूँ और प्लेन मिरर से जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा मेरा, उसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि 20 सेंटीमीटर ये और 20 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर अगर कोई प्लेन मिरर होता इस तरह से, राइट, तो 20 सेंटीमीटर सामने ये और 20 सेंटीमीटर ऊपर, तो जो कोऑर्डिनेट्स बनते वो क्या बनते, देखो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है आपके पास। देखो अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट अगर इस लेंथ का ऐसे है, देखो ये ऐसे हो गया ना यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर इस तरह से है तो इसकी एग्जैक्ट इमेज यहाँ पर बनती और
जो y की वैल्यू हम काउंट करते हैं वो काउंट करते हैं कितनी 40, तो ये इसका आंसर आना चाहिए था 0,40। अगर ये 20 है, हाँ, और 20 ऊपर, ठीक है, तो 0,40 इसका आंसर आना चाहिए था, ये इसका आंसर होता बच्चों। अब यह कहानी में एक और ट्विस्ट है। अगर मैं आपको ये बोलता कि मान लो पहले रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद इस कॉनकेव मिरर पर रेस जा रही है, तो आपको ये करना होता है कि इससे 10 सेंटीमीटर नीचे इमेज बन रही थी प्लेन मिरर की फर्स्ट पार्ट में, तो आपको टोटल डिस्टेंस कितना लेना पड़ता, 20 और 30, और तब आप क्या इस क्वेश्चन को सोल्व करते। तो ये सिंगल रिफ्लेक्शन क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी था। आई होप कि आपको ये सारे पार्ट समझ आए होंगे बच्चों, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको कंसेप्ट को एक बार रिकॉल करवा देते हैं कि हाँ आपने सब चीज़ें पहले पढ़ रखी है, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में से मैंने उठाया है। एक लिफ्ट थी जो स्टेशनरी थी इनिशियली, फर्श पर फ्लोर पर लगा हुआ एक प्लेन मिरर, और उस स्टेशनरी लिफ्ट में आपने जैसे ही ऑब्जेक्ट को √2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका विद एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, रोप ब्रेक हुई, लिफ्ट नीचे गिरने लगी, फ्री फॉल में आ गई लिफ्ट। आपको बताना है कि इस रोप ब्रेक के 0.5 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज के बीच की सेपरेशन कितनी होगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूँ इसके अंदर, सपोज आंसर आप निकाल पाओ तो देखना, 2 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर। ट्राई करो इसको जरा, अगर आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप ट्राई कर चुके हो तो एक बार सोल्यूशन देख लो जरा इसका। सी, फॉर ऑब्जेक्ट वर्टिकल डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा, तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए मुझे ये वाला कंपोनेंट पता होना चाहिए वेलोसिटी का। ये क्या हो जाएगा, u sin 45, राइट। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, u sin 40, यानी कि y डायरेक्शन में, तो u sin 45, तो मैं u sin 45 लिखूँ तो √2 इंटू में 1/√2, तो यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इमेज के लिए कितना डिस्टेंस कवर हुआ मान लेते हैं s1, इट विल बी ut + ½ AT²। अच्छा, यहाँ पर फ्री फॉल का केस है तो यहाँ पर मैं g लगा सकता हूँ, तो इट विल बी s1, u कितना होगा आपके पास 1, टाइम कितना दे रखा है 0.5 सेकेंड, तो 0.5 + 1/2 GT²। अब GT² लगाना है आपने, तो g की वैल्यू आप पता ही है आपको, मैं g लिख फिलहाल यहीं पे यही लिख देता हूँ मैं, GT²। अब ना एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। फ्री फॉल में क्या आपको बताया गया है कि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -g। क्लियर। तो इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अगर यही बात मैं मिरर के लिए देखूँ, ये तो था ऑब्जेक्ट के लिए, अब मिरर के लिए देखो, फॉर मिरर, मिरर तो फिक्स है एक जगह पर, इनिशियल वेलोसिटी 0 उसके लिए, तो s2 विल बी व्हाट, सिर्फ -1/2 GT² होगा, क्योंकि उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं कोई। इसको सेकंड इक्वेशन नाम दो। अब मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की सेपरेशन अगर निकालनी है, सेपरेशन बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि मिरर और ऑब्जेक्ट में आपस ये वाला डिस्टेंस क्या, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या मुझे S1 में से S2 को माइनस कर देना चाहिए। इसमें से अगर इसको माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। तो देखो अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे मिलता है 0.5 - 1/2 GT² माइनस प्लस 1/2 GT², यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा उस इंस्टेंट पर 0.5 मीटर दूर होगा प्लेन मिरर से, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, 0.5 मीटर नीचे। तो यानी कि टोटल सेपरेशन कितनी हो गई ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, तो राइट आंसर क्या होगा, 1 मीटर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो क्वेश्चन में कुछ भी मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, बस कंसेप्ट को समझना है, और इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन आपके दिमाग में आ गया होगी मैकेनिक्स लग रही है, काइनेमेटिक्स लगेगी यहाँ पर अपने को बेसिक टूल्स पता होने चाहिए कि प्लेन मिरर का क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो बच्चों अब एक और कमेंट बॉक्स क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस लेक्चर में आपको मैं 3 कमेंट बॉक्स क्वेश्चन दूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एज अ प्रैक्टिस इस चैलेंज लोगे इसको और करोगे खुद से सॉल्व। एक थिन रोड है जिसकी लेंथ है f/3, इट इज लाइंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ f such that real and elongated image just touches the rod, what will be magnification in that case, ठीक है।
ये पूरा क्वेश्चन है, इसमें कोई मैं हिंट नहीं देने वाला, आपको खुद से ट्राई करना कर सकते हो। मैग्नीफिकेशन निकालनी है, क्या वो 5/4 है, क्या वो 4/3 है, क्या वो 3/2 है, या वो 7/6 है। इसको ट्राई करो, सोल्व करो, और अगर ना हो पाए आपसे कमेंट में कोई आंसर ना कर पाए तो मैं इसको अगले लेक्चर में जरूर करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मैं कंसेप्ट करा रहा हूँ रिलेटिव मोशन का। ठीक है, अब इस पर जितने भी क्वेश्चन आपको मिले कॉनकेव कॉन्वेक्स पर जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन निकालो, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन निकालो, कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज ऐसी बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा होगा, सब तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। ग्राफिकल एनालिसिस जिसने अच्छे से कर लिया वो कहीं पर भी इस क्वेश्चन में मार नहीं खा सकता। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम आते हैं रिलेटिव मोशन पर, कि कॉनकेव और कन्वेक्स जब मूव करेंगे तो रिलेटिव मोशन कैसा होगा। तो बच्चों अब हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। हमने प्लेन मिरर में इसको किया था, प्लेन मिरर में कंपैरेटिवली काफ़ी इजी था, वो बहुत आसान था, भी मिरर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रिलेटिव मोशन निकालो, वो हमने कर दिया था, वो इजी था। बट अगर मैं बात करूँ स्फेरिकल मिरर के केस में, यहाँ पर थोड़ा सा आपको सिचुएशन ट्विस्टिंग लग सकती है, बट अगर आपको कंसेप्ट आता है, कंटेंट अच्छे से आपने पढ़ रखा है तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए 4 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं किसी भी स्फेरिकल मिरर में रिलेटिव मोशन के। जैसे पहला केस कि कोई ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस उसी पर मूव कर रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक केस। दूसरा केस कि कोई ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर की तरफ जा रहा है। तीसरा केस कि उसके पास कोई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल से ऑब्जेक्ट या तो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, इस तरह के केस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक ये केस कि वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मिरर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 केसेस हमारे पास बन सकते हैं। तो मैं आज सबसे पहला केस डिस्कस कर रहा हूँ। रिलेटिव मोशन अगले लेक्चर में भी कंटिन्यू रहेगा, और उससे अगले लेक्चर में भी हम क्या सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इस सीरीज में सबसे अच्छी बात जो आपको मिलेगी कि कंटेंट जो मैं आपको दूंगा वो कोई एक बुक में से नहीं। अगर आपने बुक पढ़ी भी हो तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा होगा कि भाई हाँ सारा एक ही बुक में से आपको मिला हुआ है। जो भी बुक आपके पास है, जैसी भी बुक आपके पास है, तो इन लेक्चर्स को बनाने के लिए मैंने कई बुक्स और कई लेक्चर्स का यूज़ किए। तो और अलग अलग जगह से कंटेंट है, बट हाँ नोट्स आपको एक साथ बनाने हैं तो नोट्स में आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा अच्छे से। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मेरे पास इन नोट्स की अवेलेबल है। अब देखो, तो यहाँ पर एक जो चीज़ समझनी अपने को, देखो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मैं बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद द टाइम, या आप ऐसे समझो कि भाई ये यू है। अगर मैं पहला केस लेकर चल रहा हूँ अभी सिर्फ, ठीक है, मैं इसलिए बाकी केसेस को रब कर देता हूँ। ठीक है, ये केसेस है, इसमें से पहला केस मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी, तो इसको मैं फिलहाल रब कर रहा हूँ बाकी केसेस को। ठीक है, चलो अब देखो, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा विद द टाइम, और सेम वे में अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा तो इमेज आगे बनेगी या यहां पर बनेगी, कहीं पर भी बनेगी, इमेज की रिलेटिव पोजीशन भी चेंज होगी विद द टाइम। फोकल लेंथ कभी चेंज नहीं होगी, फोकल लेंथ कांस्टेंट है ना। तो अगर मैं एक बेसिक फॉर्मूले पर आऊं, साइन कन्वेंशन बाद में यूज करेंगे, बेसिक फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। ये मेरे पास क्या है, एक मिरर फॉर्मूला है बच्चों, इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब यहां पर कोई कन्वेक्स नहीं, कोई कनकेव नहीं, एक बेसिक जनरल फॉर्मूला है। देखो यहां पर वेरिएबल क्या क्या है, वेरिएबल क्या है, v वेरिएबल है क्योंकि v किस पे डिपेंड कर रहा है, u पर, और ये क्या है, कांस्टेंट। तो मैं इस बात को ये लिख दूं अभी फिलहाल, v इनवर्स प्लस u इनवर्स प्लस f इनवर्स इक्वल्स टू f इनवर्स, इस तरह से ऐसे लिख दूं। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि देखो अल्टीमेटली यार अगर आप देखो प्रैक्टिकली, क्या du/dt का मतलब मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, क्या dv/dt का मतलब क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज चेंजिंग विद द टाइम यानी कि du/dt, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस इज चेंजिंग विद द टाइम यानी कि dv/dt। तो यहां पर पहला स्टेप क्या करा आपने, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, ध्यान से देखना जरा क्या मिलने वाला है आपको। डिफरेंशिएट करने पर v का इनवर्स है ना, तो देखो 1/x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या वो -1/x² होता है। चलो ऐसे समझो, x की पावर -1 dx, अगर डिफरेंशिएशन करता हूं तो -1 आगे, x -1 तो यानी कि -1 x की पावर -2 यानी कि -1/x², क्या ये होता है। अब यहां तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा था, लेकिन यहां पर मैं विद रिस्पेक्ट टू t कर रहा हूं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, -1/v² dv/dt।
सिमिलरली अगर u -1 का करूंगा तो ये भी हो जाएगा क्या, प्लस -1 बाय यू स्क्वायर डॉट डी यू बाय डी टी इक्वल्स टू 0। तो एक काम करो ना आप, -1 बाय यू स्क्वायर को यहीं पे रखो, डी यू बाई डी टी को भी यहीं पे रखो, ये उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस 1 बाय वी स्क्वायर डॉट डी वी बाय डी टी। अगर मैं डी यू बाई डी टी को यहीं पे रखूं तो ये आ जाएगा आपके पास यू स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर डी वी बाय डी टी। माइनस साइन को उधर शिफ्ट कर दो तो ये आपके पास एक सिचुएशन बन रही है। ध्यान से देखना जरा, ये सिचुएशन बन रही है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी भी तरह की। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज अगर आप इसको इमेज, क्योंकि आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी होगी है ना, तो अगर इमेज के टर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डॉट डी यू बाई डी टी। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर देखो क्या डी यू बाई डी टी को मैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर बाय वी स्क्वायर डॉट क्या डी वी बाई डी टी को मैं वेलोसिटी ऑफ इमेज बोल सकता हूँ, राइट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर डॉट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं, ये वो केस है जब सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट और इमेज अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, बट हाँ इसको मैं किसके विद रिस्पेक्ट टू कंसीडर कर रहा हूँ, मिरर के, किस फ्रेम से देख रहा हूँ, मिरर पर बैठकर देख रहा हूँ इन दोनों को, है ना। मिरर, अगर मैं मिरर को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा हूँ तो क्या मुझे ये नहीं लिखना चाहिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेक्टर में, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पर, वेक्टर लगा लेना यार, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर डॉट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अगर अब इस सिचुएशन में कहीं मिरर भी मूव कर रहा होता तो भी मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता था। अगर मिरर मूव नहीं कर रहा तो ये रहा फॉर्मूला। अगर मिरर मूव कर रहा है, आगे मूव कर रहा है, पीछे मूव कर रहा है, साइन कन्वेंशन आप ले सकते हो, साइन कन्वेंशन भी हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो ये फॉर्मूला होगा आपके पास। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस को करना बहुत आसान होगा बच्चों। अब आपको ये भी पता है कि भाई वर्टिकल, अगर आपको कोई प्रोजेक्शन दे भी दे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को भी आप ले सकते हो। खैर वो क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा आपको। इस डेरिवेशन को नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसी फॉर्म में ऐसे एज इट इज नोट डाउन कर लो। क्लियर बच्चों? अब क्वेश्चंस पर आएंगे इसके बाद सीधा। तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक कॉनकेव मिरर के 40 सेंटीमीटर दूर पोल से एक ऑब्जेक्ट है जो इस मिरर की तरफ आ रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। इसकी अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो बताओ कि इमेज की वेलोसिटी कहाँ होगी और किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो देखते हैं सोल्व करके। अपने को देखो पहला तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिरर का कोई मोशन नहीं है तो इसलिए मैं इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, और अब मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो वी और यू की जरूरत है, तो v तो मुझे नहीं पता लेकिन u पता है ना। अगर कनकेव मिरर का केस है तो देखो इसको शुरू से फोकल लेंथ 20 है तो मैं लिख दूंगा इसको -20 सेंटीमीटर। इसको ट्राई करो, साथ साथ वीडियो को पॉज कर लो। और u की वैल्यू कितनी है 40, तो यानी कि -40 सेंटीमीटर, क्योंकि रेज इधर जा रही है। तो v अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, uf अपॉन में u माइनस एफ। तो uf यानी कि -40 इंटू में -20 अपॉन, अरे यार मैं देखते ही बता सकता हूँ। देखो ना, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ा है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। फिर भी देख लो अगर आपको मतलब सोल्व ही करना है इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास सोल्व करके -40 सेंटीमीटर। तो यानी कि इमेज डिस्टेंस कितना आ गया, -40 सेंटीमीटर आ गया। चलो बहुत आसान है। आप देखो इसमें वैल्यू प्लेस कर दो, vi निकालना है आपको, तो एज इट इज -v स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर 40 का स्क्वायर माइनस देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, इनटू में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितने 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आई -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यही आनी थी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं थी। देखो तो ऑब्जेक्ट अगर मूव करे इस डायरेक्शन में, राइट, तो इमेज स्टार्ट कर देगी मूव करना इस डायरेक्शन में, जो कि बिल्कुल बात ट्रू है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ जाता है तो इमेज खिसकना स्टार्ट हो जाती है दूर इन्फिनिटी की तरफ। तो आपको वेलोसिटी पता लग गई -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर आपने ऑप्टिक्स के कंसेप्ट अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आपको कई चीज़ें एकदम
रिकॉल होगी और आप बता पाओगे कि आपका आंसर उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पर मेरा प्लस साइन आ जाता तो मैं डेफिनेटली बोलता कि गलत है, कहीं ना कहीं गड़बड़ करिए, क्योंकि प्लस साइन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट भी सामने जा रहा है और इमेज भी सामने जा रही है। लेकिन मुझे क्योंकि ग्राफिकल एनालिसिस अच्छे से आता है तो मैं बता सकता हूँ कि बिल्कुल वैलिड बात है, ये आगे जाएगा तो इमेज ने पीछे ही खिसकना है। ठीक है, तो आगे और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लो। तो चलो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग एंगल से देखते हैं। इस बार मिरर को भी मूव करा दिया हमने। मिरर इस बार मूव कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इससे अपोजिट डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो मैं लिखना भूल गया। ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है दैट इज 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब मुझे आपने ये बताना है कि इस केस में इमेज की वेलोसिटी क्या होगी अगर इस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इसको खुद से ट्राई करो, ऑप्शन दे देता हूं आपको मैं, ठीक है, आपको शायद मदद मिल जाए। 6.5 मीटर पर सेकेंड, 7.5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड। इसको ट्राई करो, हो सकता है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बस। चलो ठीक है, देखो अब जरा, अगर आप इसको ट्राई कर चुके हो तो अब यहां पर मुझे ओब्वियसली इस फॉर्मूले की जरूरत होगी। तो अल्टीमेटली मुझे पहले तो इमेज निकालनी पड़ेगी। इमेज कहां पर बन रही है, देखिए v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन में u माइनस एफ। इस बार u नेगेटिव f पॉजिटिव, तो u की वैल्यू कितनी है 20 और f की वैल्यू भी 20 है। अगर एक बार हम डाटा को चेक कर लेते हैं, ठीक है, f की वैल्यू भी 20 है, तो 20 इंटू 20 और 20 माइनस का 20 आ गया और माइनस f पॉजिटिव ही रहेगा तो ये आ जाएगा 20। तो इस तरह से 400 अपॉन में, ये माइनस का आएगा ऊपर है ना, -400 अपॉन में -40, तो यानी कि जो v की वैल्यू आई, ठीक है बिल्कुल, v की वैल्यू कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि वर्चुअल इमेज ही बननी थी इस केस में, तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि v पॉजिटिव आ रहा है आपका। अब आपको देखो यहाँ पर ना वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखा है, मिरर जा रहा है राइट साइड में, यानी कि जिस डायरेक्शन में रेस जा रही है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको लो आप पॉजिटिव। और वेलोसिटी ऑफ, अगर आप ऑब्जेक्ट को देखो तो वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके लिए लो आप -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब एक बार फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करनी स्टार्ट करो। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज देखो फॉर्मूला ये रहा, आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो जरा, ठीक है, जो गिवन डाटा है मैं उसको इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है आपने निकालना है, नहीं पता आपको, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है 4, क्लियर। v स्क्वायर, v कितना है आपके पास 10 का स्क्वायर, माइनस है यहाँ पर, और u कितना है आपके पास u 20, यानी कि 20 का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है आपके पास 6 माइनस का, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है माइनस का, वेलोसिटी ऑफ मिरर है 4। इस सिचुएशन को सोल्व करो, देखो -vi -4 इक्वल्स टू, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा -100 अपॉन में 400 और यहाँ पर आ जाएगा -10, ठीक है, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास -vi इक्वल्स टू -vi माइनस, अरे काम करो ना यार, ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 400 प्लस का सोल्व कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास 10/4 यानी कि 5/2। देखो सिचुएशन क्या है, -vi + 4 इक्वल्स टू 5/2, क्लियर है। तो यानी कि vi + 4 इक्वल्स टू -5/2, तो vi इक्वल्स टू -5/2 + 4। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो कितना आ रहा है देखिए, तो हमारे पास जो आंसर आएगा डेट शुड बी एलसीएम अगर 2 ले लूँ मैं यहाँ पर, -5 + 8, कुछ गड़बड़ करी है हमने, कुछ गड़बड़ करी है इसमें हमने। एक बार हम कैलकुलेशन देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक ना हो गई हो। वेलोसिटी ऑफ इमेज को नेगेटिव लिया हमने, क्या ठीक लिया? बिल्कुल नहीं, वेलोसिटी ऑफ इमेज को नेगेटिव नहीं लेना था यहाँ पर, ये वी आई पॉजिटिव चल रहा है, क्योंकि वी आई तो मुझे पता नहीं ना अभी, ये गड़बड़ कर दी यहाँ पर, वी आई -4। अब ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये सिचुएशन आ गई बच्चों, बस ये थोड़ा चेंजिंग कर लो यहाँ पर, वी आई -4 इक्वल्स टू 5/2, तो वी आई क्या आएगा आपके पास 5/2 + 4, तो यानी कि जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा LCM 2 5
और ये आ जाएगा 8 यानी कि 13/2। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो कितनी है बच्चों, 6.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ हमने गलती से वी आई क्या किया, नेगेटिव लगा दिया था। तो कुछ भी नहीं है, देखो साइन कन्वेंशन ही यूज करा है मैंने और आपको आंसर मिल गया, राइट। यानी कि जिस डायरेक्शन में मिरर मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मिरर मूव कर रहा है, इमेज भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी 6.5 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है। इसको नोट डाउन करो, फिर और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपका आंसर मैच हो गया होगा यहाँ पर। तो बच्चों अब हम इसका एक और केस कर रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट अब परपेंडिकुलर मूव करने लग जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वेलोसिटी में क्या फर्क होगा। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। अब हमने दिमाग पर जोर डालकर सोचना है कि एक्चुअल में क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा। अगर ये मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऊपर जाए, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ये ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर है, क्या इसके ऊपर जाने से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कोई चेंज आ रहा है? क्या यू में कोई चेंज आ रहा है? तो आंसर है नो, कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर यू में चेंज नहीं आ रहा है तो वी में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। क्या एफ में कोई चेंज आएगा? वहां पर भी नहीं आएगा। तो फिर हम कैसे निकाल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी? क्योंकि जो मैं बात बोल रहा हूं और आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो, du/dt भी मुझे जीरो नजर आ रहा है, dv/dt भी जीरो नजर आ रहा है और df/dt तो होता ही जीरो है ना। तो क्वेश्चन को करे कैसे? क्या कोई रिलेटिव यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी में चेंज आएगा? मतलब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट मूव करे तो क्या इमेज की वेलोसिटी भी कुछ होगी या नहीं होगी? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बट देखो एक चीज जो आपको समझनी है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टाइम के साथ अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज हो रही है? पहले डिस्टेंस ये 2 सेंटीमीटर हो सकता है, बाद में 3 हो जाए, हो सकता है बाद में 10 हो जाए। तो हाइट चेंज हो रही है, यानी कि dho/dt ये नॉन जीरो है, ये तो चेंज हो रहा है ना, ये बात तो ट्रू है। तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज भी चेंज हो रही होगी, तो यानी कि dhi/dt ये भी नॉन जीरो हुआ। तो क्या मैं प्रैक्टिकली बोल सकता हूं कि dho/dt को मैं बोल सकता हूं कि ये वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है, और इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज। बट ये किसके अलोंग है? लिख देता हूं मैं यहां पर, अलोंग वर्टिकल या वाई एक्सिस, है ना। तो अब मुझे कुछ ऐसा ढूंढना है कि मैं dho/dt और dhi/dt निकालूं। तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई ये तो मैंने पढ़ रखा है, क्या हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v/u के इक्वल होता है ना। माइनस v/u यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है। तो अगर मैं hi को निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? ये ho माइनस v/u। अब यहाँ पर इस ये तो कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, क्योंकि अगर मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूँ तो क्या मिलेगा मुझे? dhi/dt इक्वल्स टू dho/dt और ये कांस्टेंट माइनस v/u। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने क्या ड्राइव किया? वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू माइनस v/u, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग y एक्सिस, राइट। तो ये एक फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर लिया। अब इसके बेसिस पर मैं क्वेश्चन को क्रैक करने की कोशिश करूंगा। तो ये चीज समझने वाली है, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल। तो अब इस गिवन फॉर्मूला से हम ये क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं क्वेश्चन करने से पहले अपनी कॉमन सेंस लगाऊं तो मुझे ये समझ आना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा तो डेफिनेटली ये एक कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो डेफिनेटली इमेज नीचे की तरफ ऐसे बढ़नी चाहिए, है ना। तो मेरा आंसर नेगेटिव आना चाहिए, पहली बात तो हर हाल में नेगेटिव आना चाहिए। तो देखते हैं कि ये बात वैलिड हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे पहले वी निकालना पड़ेगा। तो वी निकालो, वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यूएफ अपॉन में यू माइनस एफ। तो यहां पर देखो एक बार, यू कितना है? यू कितना है? 30, माइनस इंटू माइनस एट प्लस ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 600 ऊपर अपॉन में यू, यानी कि -30 माइनस माइनस और माइनस, हाँ ठीक है 20। आपके पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? -60 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज तो आपकी चलो सामने की तरफ ही बन रही है। अब वैल्यू लगानी स्टार्ट करें। वेलोसिटी ऑफ इमेज आपने निकालनी है, माइनस v कितना है आपके पास? -60। इस बार स्क्वायर नहीं, इस बात का ध्यान रखना। u कितना है आपके पास? 30 माइनस का वो भी, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये रहा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 लगा देता हूँ। तो इससे पता लगा कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगी बच्चों वो आएगी -2 × में 2,
वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और देखो नेगेटिव आ रही है तो यानी कि नीचे की तरफ ऐसे, है ना, नीचे की तरफ ऐसे वर्टिकली। तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपका क्या था, 2 कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है आपके पास, 4 - कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा बच्चों। तो इसको भी नोट डाउन कर लो। एक दो चीज़ें और देखते हैं अब। तो बच्चों अब थिंक अबाउट दिस सिचुएशन कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, ये थर्ड केस मान के चलो इसको, कि उसको हमने किसी एंगल से प्रोजेक्ट कर दिया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ ऐसे। क्लियर है। अब आपको ये बताना है कि इस सिनेरियो में अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको गिवन हो, फोकल लेंथ आपको गिवन हो, तो कैसे निकालोगे। अब हम इसको ना थोड़ा जनरलाइज करके चलते, ठीक है। मान लो कि ये वेलोसिटी v है, कुछ दे रखी है, ठीक है। 2 मिनट के लिए डाटा को भूल जाओ, ठीक है। v चलो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, लेकिन हम जनरलाइज करके खेलेंगे तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, vy, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, vx, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि हॉरिजॉन्टली भी जो वेलोसिटी वो चेंज हो रही है और वर्टिकली भी चेंज हो रही है, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी इमेज की क्या होगी, तो आप पहला जो काम करोगे वो शायद ये करोगे यहाँ पर, ये कि वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ से निकाल दोगे आप, और बिल्कुल सही काम करोगे, ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ इमेज निकल जाएगी। लेकिन वो अलोंग एक्स एक्सिस आप निकाल दोगे, है ना। अलोंग एक्स एक्सिस निकालना ही, ये वाला कंपोनेंट निकाल लो तो आपको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, सारा कुछ आपको गिवन है इसके अंदर, वी भी आप निकाल लोगे। तो यानी कि आप आई कैप कंपोनेंट तो बहुत इजीली निकाल लोगे। अब बात करते हैं जे कैप कंपोनेंट की। तो थिंक अबाउट कि अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं यहां पर कि ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज हो रही है विद द टाइम, सी वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू -v/u और इनटू में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस। क्या मेरा ये फॉर्मूला लगाना मुझे क्या वाई कंपोनेंट दे देगा फाइनल वेलोसिटी का? सोचो इस बारे में जरा। अगर आप ये फॉर्मूला लगा के आते हो डायरेक्ट, तो आपका क्वेश्चन 110% गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि जब हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था तो हमने ये बोला था कि ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट सिर्फ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन इस सिनेरियो में ऑब्जेक्ट सामने भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है ना। यहां पर क्या था, यहां पर हमारा dv/dt अलोंग एक्स एक्सिस 0 था, क्योंकि dux/dt अलोंग एक्स एक्सिस 0 था अगर हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। क्योंकि यहां पर हमने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस को 0 मानना था। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, तो इसलिए ये फॉर्मूला लगाने की गलती मत करना। इसके लिए हमको एक और फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। देखो वो कैसे ड्राइव होगा, ठीक है। तो बेसिक बात पर ये समझ आया कि ये क्यों नहीं लगाना हमने, क्योंकि ये तब फॉर्मूला वैलिड है जब ऑब्जेक्ट एक्स और एक्स एक्सिस के लोग कहीं पर मूव नहीं कर रहा, वो सिर्फ ऊपर मूव कर रहा है। तो अब देखो जनरलाइज करते हैं चीज को। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये किसके इक्वल होता है, -v/u के इक्वल, है ना, -v/u के इक्वल। अब अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, hi इंटू में u इक्वल्स टू ho इंटू में v, क्या गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक होगा ना। अब देखो यहां पर टाइम के साथ चारों चीजें चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, हाइट ऑफ इमेज भी चेंज हो रही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो इसको डिफरेंशिएट करो। जब मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये dhi/dt प्लस, अच्छा यहां पर u इंटू वी लगाओ ना, u इंटू dhi/dt प्लस hi इंटू में du/dt। सिमिलरली अगर मैं यहां पर आऊं, v इंटू में -dho/dt प्लस -ho.dv/dt। अब एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये ux, vx और vx, राइट। तो एक जनरलाइज सा फॉर्मूला बना दिया मैंने। अब सी ये एट एनी इंस्टेंट में पूछ रहा हूं ना, मतलब एट दैट इंस्टेंट। तो यानी कि एक चीज तो पक्की है, देखो अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है उस इंस्टेंट पर, जब उसने अभी राइज करना स्टार्ट नहीं है, वो राइज करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका जो ये वाला फैक्टर होगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट,
क्या ये जीरो हो जाएगा? देखो अब मैं आपको बताता हूँ गिवन क्या क्या आपको। ये dhi/dt क्या होगा, ये आपने निकालना है ना, ये आपने सोल्व करना है। ux क्या है? ux क्या है? जो ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से सामने की तरफ मूव कर रहा है, जैसे कि इसको मुझे लिखना चाहिए यहां पर, ये ux है और ये uy है ना, जिस वेलोसिटी से सामने मूव कर रहा है, ये आपको गिवन है। हाइट ऑफ द इमेज, सोचो जरा, उस इंस्टेंट पर हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी? पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसलिए इस फैक्टर को क्या कर दोगे आप? जीरो कर दोगे। उस इंस्टेंट पर तो वो राइज करना स्टार्ट कर रहे हैं अभी। vx वेलोसिटी ऑफ इमेज, वो आप निकाल दोगे x कंपोनेंट, वो वाला फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। dho/dt वर्टिकल कंपोनेंट, यानी ये किस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। माइनस ho, ये जीरो, क्योंकि उस इंस्टेंट पर पॉइंट ऑब्जेक्ट वो राइज करना स्टार्ट करेगा, तो यानी कि ये वाला फैक्टर भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो आपको इस इंफॉर्मेशन पर बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व करके मुझे देना है। मैं अगले लेक्चर में भी डिस्कशन करूंगा इसके ऊपर, अगले लेक्चर में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर और कॉम्प्लेक्स केसेस लूंगा। लेकिन अभी आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर फोकल लेंथ इस कॉनकेव मिरर की 20 सेंटीमीटर है, वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है और एंगल बन रहा है 37 डिग्री, तो मुझे बताना है आपने कि वेलोसिटी ऑफ इमेज के कंपोनेंट क्या होंगे इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे कैप। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने। देखो मैंने तरीका आपको बता दिया, हालांकि इस पे मैं डिस्कशन करूंगा अगले लेक्चर में भी, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि खुद से आप थोड़ा सा सोचो, थिंक लॉजिकल। आपको पता होना चाहिए कि यहां पर यह फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस मोशन है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो एक बार इसको ट्राई करो और फिर मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर भी रिलेटिव मोशन पर बेस्ड होगा और साथ में मैं वो सारे न्यूमेरिकल्स ऐड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो स्फेरिकल मिरर्स का सफर हमारा शायद 2 लेक्चर्स का और है, और उसके बाद मैं आऊँगा रिफ्रैक्शन पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैं मिरर्स बहुत अच्छे से समझा पाया हूँगा। ये मेरा एक तरह से स्टार्टअप है जेईई मेंस एडवांस सीरीज का। इसके बाद भी मैं कुछ और टॉपिक्स उठाऊंगा, वो आप जैसा मुझे कहोगे, जिस टॉपिक पे आप कहोगे, तो मैं एक और सीरीज बनाऊंगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स इस सीरीज के प्रति बहुत अच्छा आ रहा है। तो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन अब आपके पास हो चुके टोटल 3, एक ये वाला, एक इससे पहले जो मैंने दिया था, और एक सबसे पहले वाला जिसमें रोड वाला कुछ क्वेश्चन था, वो देख लेना, आपको पता है। तीनों कमेंट बॉक्स क्वेश्चन को आप एज अ चैलेंज लो और नोटबुक पे सोल्व करो, राइट। हमने ऐसे ही सीखना है, राइट। आपके पास जो भी किताब हो, कंसेप्ट पढ़ने के बाद उन न्यूमेरिकल से जो भी आपकी किताब में गिवन है, चाहे आपके पास HC वर्मा है, चाहे आपके पास DC पांडे, चाहे BM शर्मा है, रैंक ऑफ फिजिक्स, एनी XYZ बुक, जो भी बुक आपके पास है, कोशिश करो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप वहां सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो बच्चों मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। कमेंट बॉक्स क्वेश्चन में आपसे देखते हैं कि कौन सबसे पहले आंसर कर पाएगा। सो हैव अ ग्रेट डे अहेड।